हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 के एसएसटी के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जल संसाधन, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। और ये कंप्लीट वीडियो नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया है जो सीबीएसई ने इस चैप्टर से लगातार सालों में पूछे हैं। तो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि जल संसाधन होता है क्या है। जी हाँ, जल संसाधन होता है क्या है। अगर हम दोस्तों अगर बात करें तो पृथ्वी के कुल जल आयतन का अगर हम बात करें तो पृथ्वी कुल जल आयतन का 96.5% भाग कहाँ पाया जाता है। ये पाया जाता है महासागरों में। कितना कहाँ पाया जाता है तो ये पाया जाता है महासागरों में। और ये जल खारा है और मानव के उपयोग के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। बाकी का जो बचा शेष भाग है वो ताज़ा जल है। और पृथ्वी के जल का केवल अगर हम बात करें तो 2.5% भाग ही है। और इसमें आलवड़ी जल भी शामिल है। चादर, हिमनद, भूमि के जल के रूप में नदियाँ, झीलों आदि में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल संसाधन। तो जल संसाधन होता है क्या है। तो जीवन का जो विकास होता है वो सर्वप्रथम किससे हुआ, जल में हुआ है। और इसलिए जीवन के लिए जल एक बहुत अनिवार्य है। और यह भारत के अति महत्वपूर्ण संसाधन है। परंतु इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि मानसूनी वर्षा ने इसे दयनीय स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। तो इसे हम कहते हैं जल संसाधन। इसके अलावा इस बांध क्या होते हैं। बांध बहते हुए जल के मार्ग का एक अवरोध होता है जो जल के बहाव को रोकता है और इसे एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। इसके लिए कोई झील या जलाशय बनाया जाता है और बांध वास्तव में एक जलाशय होता है, ना कि कोई संरचना। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। से वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है और शिलांग में वर्षा जल संग्रहण कैसे होता है। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। भौम जल से आप क्या समझते हैं, गुल अथवा कुल में क्या अंतर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में। तो भौम जल क्या होता है, धरती के अंदर मिट्टी, रेत अथवा चट्टानों के छेदों में पाए जाने वाले जल को क्या कहा जाता है, भौम जल कहते हैं। ये जल धरती के अंदर धीरे धीरे जलभृत की ओर स्थानांतरित होकर एकत्रित कर रख रहता है। और साथ ही गुल अथवा कुल ये मानव निर्मित जलवाहिकाएँ होती हैं जो पश्चिमी हिमालय की ढालों पर बहने वाली छोटी नदियों की धाराओं का रास्ता बदल कर बनी होती हैं। इनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। ठीक है, अब बात करें तो जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। जल दुर्लभता क्या है, उसके मुख्य कारण यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों सीबीएसई 2017 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था। तो इस बार भी से पूछा जा सकता है। अगर जल दुर्लभता की बात करें तो जल दुर्लभता के प्रमुख कारण क्या क्या है। वर्षा की कमी यानी वर्षा का समय पर ना होना भी जल दुर्लभता का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। अधिक जनसंख्या के हिसाब से वर्षा की मात्रा ज़्यादा नहीं हो पाती, ये भी एक जल दुर्लभता का प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है, जल का अधिक शोषण, जल का प्रदूषण, जल तक पहुंच और बाढ़ें और जल का व्यर्थ बह जाना, ये सब क्या है, जल दुर्लभता के कारण माने जाते हैं। जैसे हम सभी से अधिकतर लोग क्या करते हैं, और जब हम नहाने जाते हैं तो हम शावर का उपयोग करते हैं। मुँह धोते हैं तो हम अपने टूटी चालू कर मुँह धोने लग जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारा जल जो है व्यर्थ हो जाता है। और साथ साथ घर के अंदर जो मल होता है वो हम सीधा नाली में प्रवाहित करने से सारा जल भी प्रदूषित हो जाता है। ये सब कुछ कारण माने जाते हैं जल प्रदूषण के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि की तुलना करें। तो बहुउद्देशीय परियोजना और उससे लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हम बहुउद्देशीय की परियोजनाओं की बात करें तो बहुउद्देशीय निधि घाटी परियोजना वे परियोजना है जो जल संसाधनों के उचित प्रबंधन और जल से जुड़ी समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए आरंभ की गई हैं। इनसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण, जल विद्युत प्राप्ति, मत्स्य पालन आदि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ की जाती है। और इन परियोजनाओं के लाभ का वर्णन इस प्रकार। पहला लाभ क्या है, तो इनसे क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या हानियाँ हैं, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाभ यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक, ये वो सारे लाभ हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ क्या क्या हैं, उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हानियाँ क्या क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन की गई दोस्तों। इसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप भविष्य में इसका उपयोग कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वह है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए।
तो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका बने हुए हैं। इनमें पीने के लिए जल का भंडारण किया जाता है। ये तालाब एक बहुत बड़े कमरे के आकार के भी हो सकते हैं। फलौदी के एक घर में एक टांका 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा है। ये टांका छत पर गिरने वाले वर्षा जल संग्रहण के लिए विकसित तंत्र का भाग है। इन्हें घर के अंदर या प्रांगण में बनाया गया है और ये एक पाइप के द्वारा घरों की ढलवा छतों के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद छत पर गिरने वाले वर्षा जल पाइप से होता हुआ भूमिगत टांका में जमा हो जाता है और पहली वर्षा के जल को एकत्रित नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे छत की सफाई होती है और जल गंदा हो जाता है। छत की सफाई होने के बाद होने वाले वर्षा के जल को ही एकत्रित किया जाता है। तो इस तरह से राजस्थान के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र वहाँ पर वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है, ठीक। और वहाँ पर जो जल की कमी उसे पूरा किया जाता है। अगला है जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो जल का संरक्षण क्यों आवश्यक, पहला स्वयं को स्वास्थ्य के खतरों से बचाने के लिए, अपनी आजीविका को बनाए रखने के लिए, उत्पादक गतिविधियों जारी रखने के लिए और अपने प्राकृतिक पर्यावरण के ह्रास को रोकने के लिए भी जल का संरक्षण आवश्यक है। बांध क्या होते हैं, तो बांध क्या होते हैं यहाँ आप देख सकते हैं। बांधों का बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा गया है, क्योंकि एक के साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है, इसलिए बांध को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको देख सकते हैं। बड़े बांधों की कोई हानियाँ बताओ, तो बड़े बांध की बहुत सारी हानियाँ भी होती हैं। बड़े बांधों से बहुत से लोगों को विस्थापन होता है। बड़े बांधों के कारण बड़ी संख्या में पेड़ पौधे जो है जलमग्न हो जाते हैं और इन बांधों के कारण जल बंटवारे को लेकर विभिन्न राज्यों में झगड़े उत्पन्न होते हैं। इनसे प्राप्त होने वाली सुविधाओं को लेकर विभिन्न समुदायों में झगड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। बहुत से रोजगार की समाप्ति भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ आपको कर लेना है दोस्तों। जल संसाधन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पे हमने शामिल कर दिए हैं। इसके अलावा राजस्थान में वर्तमान में वर्षा जल संग्रहण की क्या स्थिति है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा कम होती जा रही है, क्योंकि राज्य को सारा जल बहने वाली राजस्थान अथवा इंदिरा गांधी नहर को पर्याप्त जल मिल जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कर लेनी है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताइए और जल के कुशल प्रबंधन के लिए ध्यान रखे जाने वाले किन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देखी गई हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसके बाद जल संसाधन में वृद्धि के दो उपाय बताओ। महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा, अथवा इसका मुख्य कारण बताइए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना जिस नदी पर बनाई गई है। यहाँ पर सबसे दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर नदी है, ये आपका है दामोदर नदी पर कहाँ पर लाभवंत कौन कौन से, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसी प्रकार से भाड़नांगल सतलुज नदी पर बनाया गया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। हीराकुंडाबाद महानदी पर बनाया गया, उड़ीसा। कोसी, चंबल घाटी, तुंगभद्र, नागार्जुन, ये सारे वो बांध हैं परियोजना जो जिस नदी पर बनाई गई और वो जो राज्य जिनसे लाभान्वित होते हैं उनके नाम यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं भारत में उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवड़ी जल संसाधनों पर दबाव किस प्रकार बढ़ रहा है, व्याख्या कीजिए। अथवा औद्योगिकरण से जल के अभाव की समस्या किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना सीबीएसई द्वारा पूछा जाता है दोबारा से। इसके अलावा बांध क्या होता है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो बांध क्या होता है, इनका वर्गीकरण इनकी संरचना आधार पर, ऊंचाई आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है ना। जितने भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें शामिल कर दिए ताकि आपको इस चैप्टर से और भी कुछ क्वेश्चन करने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। मैप में जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और पूछे जाए जो संभावना है उन सभी को हमने मैप के माध्यम से भी यहाँ पर शामिल कर ताकि आप लोगों को दोबारा से चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता ना हो। किस नदी पर किस राज्य में कौन सा बांध है और कौन सी योजना कौन से राज्यों से लाभान्वित होते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर दे दी गई। मुख्य नदियाँ वो बांध हैं, तो मुख्य नदी बांध से मैप तो आता ही आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको कर लेंगे दोस्तों। ये सारा इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट MCQ हैं तो यहाँ पर हमने MCQ भी शामिल कर दिया है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।